नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, उससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, यानी किसके द्वारा रीति संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो आपको उत्तर में लिखना होगा कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं, यानी आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। ये 8वीं शताब्दी में विद्यमान थे और इनके द्वारा काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति नामक ग्रंथ लिखा गया है। इतना अपने उत्तर में लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि काव्यादर्श किसका ग्रंथ है, किसके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि काव्यादर्श आचार्य दंडी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। दंडी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। दंडी 7वीं शती में विद्यमान थे, 7वीं शताब्दी इनका समय है। ये अलंकारवादी आचार्य हैं, यानी कविता में अलंकार को प्रमुख स्थान देते हैं, अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, किसके द्वारा रस संप्रदाय की स्थापना की गई है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, यानी आचार्य भरत मुनि के द्वारा रस सिद्धांत की स्थापना की गई है। इनका जो समय है वो 2री शताब्दी है और इनके द्वारा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल के व्यवहारिक आलोचना संबंधी ग्रंथों के नाम लिखिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनके द्वारा सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों आलोचना लिखे गए हैं। इनके व्यवहारिक आलोचना ग्रंथ निम्न है। उसके बाद जो इनके व्यवहारिक आलोचना ग्रंथ है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास हो गया, भ्रमर गीत सार हो गया, जयसी ग्रंथावली हो गया। इन ग्रंथों का नाम यहाँ पर लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि काव्य हेतु के प्रकार बताइए। काव्य हेतु के कितने प्रकार होते हैं, इसी को आपको बताना है यहाँ पे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि काव्य रचना के कारण को काव्य हेतु कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन 3 प्रकार होता है उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास 3 प्रकार के काव्य हेतु होते हैं। इनका नाम आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। 6वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भरत मुनि का रस सूत्र लिखिए, यानी भरत मुनि के द्वारा जो रस सूत्र दिया गया है नाट्य शास्त्र में उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भरत मुनि रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, यानी इन्हीं के द्वारा रस सिद्धांत दिया गया था। इनका रस सूत्र निम्न है। फिर उस रस सूत्र को लिखेंगे यहाँ पर विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति। यह भरत मुनि का रस सूत्र है। इसमें भरत मुनि ने कहा है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसका हिंदी अर्थ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है और 7वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, किसके द्वारा विरेचन सिद्धांत की स्थापना की गई थी। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु के द्वारा किया गया था। अरस्तु जो है विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अरस्तु यूनान के प्रमुख दार्शनिक हैं जिनके द्वारा पॉलिटिक्स, पेरिपेटिकेस जैसे ग्रंथों की रचना की गई है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि साधारणीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा साधारणीकरण की अवधारणा दिया गया था। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि साधारणीकरण की अवधारणा भट्ट नायक के द्वारा दिया गया है, यानी भट्ट नायक जो है इसके प्रवर्तक हैं। सबसे पहले इनके द्वारा साधारणीकरण की अवधारणा दी गई थी। भट्ट नायक भरत मुनि के रस सूत्र के 3रे व्याख्याता हैं। रस सूत्र की व्याख्या के दौरान ही भट्ट नायक द्वारा साधारणीकरण की अवधारणा दिया गया था, यानी जिस समय भट्ट नायक भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या कर रहे थे उसी समय इसकी अवधारणा उनके द्वारा दिया गया था। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 9वां प्रश्न है
इसमें आपसे पूछा गया है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, किसके द्वारा इसकी रचना की गई है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की प्रमुख कृति है, जो हिंदी साहित्य के एक प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। यानी यह ग्रंथ रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है और रामविलास शर्मा जो हैं एक प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। इतना आप उत्तर में लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नई समीक्षा के 3 समीक्षकों के नाम लिखिए। नई समीक्षा के 3 समीक्षकों का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि नई समीक्षा के 3 समीक्षकों के नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम है टी.एस. इलियट, दूसरा नाम है आई.ए. रिचर्ड्स और तीसरा नाम है मिडल्टन मरे। इन तीनों नामों को यहाँ लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि बिंबवाद के प्रवर्तक कौन हैं, किसके द्वारा बिंबवाद की स्थापना की गई थी। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि बिंबवाद का प्रवर्तक टी.ई. ह्यूम को माना जाता है, जिनके द्वारा 1909 में इसकी शुरुआत की गई थी। यानी बिंबवाद के प्रवर्तक टी.ई. ह्यूम है और 1909 में इनके द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि काव्यालंकार किसका ग्रंथ है, किसके द्वारा काव्यालंकार लिखा गया है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि काव्यालंकार आचार्य भामह द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जो 6ठी शताब्दी में विद्यमान थे। यानी यह जो काव्यालंकार ग्रंथ है आचार्य भामह के द्वारा लिखा गया था और आचार्य भामह का जो समय है वो 6वीं शताब्दी है। इनके द्वारा भारतीय काव्यशास्त्र का प्रमुख अलंकार सिद्धांत स्थापित की गई थी। यानी अलंकार सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं और 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किन्हीं 3 अलंकारवादी आचार्यों के नाम लिखिए। आपको 3 अलंकारवादी आचार्यों के नाम लिखने हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अलंकारवादी आचार्य उन आचार्यों को कहा जाता है जो कविता में अलंकार को प्रमुख स्थान देते हैं और उसे काव्य की आत्मा मानते हैं। 3 अलंकारवादी आचार्यों के नाम इस प्रकार हैं। अब 3 अलंकारवादी आचार्यों के नाम आप लिख देंगे। पहला है दंडी, दूसरा है रुद्रट और तीसरा है जयदेव। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वामन के अनुसार काव्य हेतु क्या है। आपको बताना है कि आचार्य वामन के अनुसार काव्य हेतु क्या है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन 8वीं शताब्दी में विद्यमान थे। यानी 8वीं शताब्दी उनका समय था। आचार्य वामन काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। यानी इनके द्वारा काव्य हेतु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसके स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। इन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्यांग यानी कि काव्य हेतु स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है लोको विद्या प्रकीर्ण से काव्यंगानि, यानी लोक विद्या और प्रकीर्ण इन तीनों को उनके द्वारा काव्य हेतु माना गया है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं और 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भरत मुनि भारतीय काव्यशास्त्र के पहले आचार्य माने जाते हैं, जिनके द्वारा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया है। इन्होंने रसों की कुल संख्या 8 मानी है, जो इस प्रकार है। अब इसके बाद कौन कौन से 8 रस भरत मुनि के द्वारा माना गया है, उन 8 रसों का यहाँ पर नाम आप लिखेंगे। पहला है श्रृंगार रस, फिर हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। यह 8 रस भरत मुनि के द्वारा माना गया है। वैसे सामान्य रूप से 9 रस हिंदी में माने जाते हैं। 9वां जो है शांत रस है, तो यही जो है 9 रस माना जाता है, लेकिन भरत मुनि ने 8 रस ही माने हैं। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भरत मुनि ने काव्य गुण की संख्या कितनी मानी है। यानी भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भरत मुनि 2री शताब्दी में विद्यमान थे। इनके द्वारा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया है। इन्होंने गुणों की संख्या 10 मानी है, जो इस प्रकार है: श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति। ये 10 गुण आचार्य भरत मुनि के द्वारा माने गए हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतीकवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, किसको प्रतीकवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रतीकवाद 19वीं सदी के अंत में फ्रांस में शुरू हुआ एक कलात्मक और साहित्यिक आंदोलन है। इसके प्रवर्तक चार्ल्स बादलेयर को माना जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है।
इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। कौन अनुकरण सिद्धांत दिया था आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अनुकरण सिद्धांत मूल रूप से यूनानी दार्शनिक प्लेटो द्वारा दिया गया था, जिसे उनके शिष्य अरस्तु ने नए तरीके से प्रस्तुत किया और कला को नकल नहीं बल्कि सृजनात्मक पुनर्निर्माण माना। यह पाश्चात्य काव्यशास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गया। यानी मूल रूप से अनुकरण सिद्धांत जो है प्लेटो के द्वारा दिया गया था, फिर बाद में प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने इसमें सुधार किया और यह पाश्चात्य काव्यशास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गया। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किन्हीं दो स्वच्छंदतावादी आलोचकों के नाम लिखिए। आपको दो स्वच्छंदतावादी आलोचकों के नाम लिखने हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी के दो प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक निम्न हैं। पहले का नाम है नंदुलारे वाजपेयी और दूसरे का नाम है शांतिप्रिय द्विवेदी। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, किसके द्वारा उदात्त सिद्धांत की स्थापना की गई थी। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक यूनानी विद्वान लोंजाइनस हैं। उन्होंने अपनी कृति पेरिहुप्सुस में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें काव्य को महान बनाने वाले 5 तत्वों का विवेचन किया गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, किसके द्वारा ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की गई थी। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन को माना जाता है। इनके द्वारा 9वीं शताब्दी में ध्वनि सिद्धांत दिया गया। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक पुस्तक लिखा है, जिसमें उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है और लिखा है ध्वनिरात्मा काव्यस्य, यानी ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भामह ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। आपको बताना है कि आचार्य भामह के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भामह भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा है। इनके द्वारा काव्य गुण की संख्या 3 माना गया है, जो इस प्रकार है। अब इन तीनों का नाम आप लिखेंगे, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इन तीनों काव्य गुणों को लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि विरेचन सिद्धांत किसका है, किसके द्वारा विरेचन सिद्धांत दिया गया था। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि विरेचन सिद्धांत अरस्तु द्वारा दिया गया सिद्धांत है। विरेचन के लिए यूनानी में कैथारसिस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है मल शुद्धि, निष्कासन या बहिर्गमन। अरस्तु ने विरेचन के संबंध में लिखा है कि कविता हमारी क्षुद्र वासनाओं का पोषण या दमन नहीं करता, बल्कि उसका विरेचन या निष्कासन करता है। ये परिभाषा भी आप लिख देंगे यहाँ पर तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य दोष किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बताना है कि काव्य दोष होता क्या है, फिर इसके कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जिन तत्वों की उपस्थिति से काव्य सौंदर्य की हानि होती है तथा रसास्वादन में बाधा उत्पन्न होता है, उसे काव्य दोष कहते हैं। यानी जब कविता में ऐसा तत्व हो जिससे कविता के सौंदर्य की हानि हो और हमको रसास्वादन में बाधा उत्पन्न हो रहा हो, तो ऐसे तत्वों को काव्य दोष के नाम से जाना जाता है। आचार्य वामन ने लिखा है, गुणा विपर्यत मानो दोष, अर्थात गुण के जो विरोधी तत्व होते हैं वही दोष कहलाते हैं और यह 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया शब्द दोष, दूसरा हो गया अर्थ दोष और तीसरा हो गया रस दोष। मुख्य रूप से 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है, पर इसके अंदर भी कई भेद होते हैं। कुल मिलाकर के 70 भेद माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 70 की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपका प्रश्न अति लघुत्तरी में पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्यालंकार सूत्र किसका ग्रंथ है, किसके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि काव्यालंकार सूत्र आचार्य वामन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। वामन 8वीं शताब्दी में विद्यमान थे और इनके द्वारा रीति सिद्धांत की स्थापना की गई थी। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भामह ने काव्य प्रयोजन किसे माना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आचार्य भामह ने काव्य के 7 प्रयोजन माने हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य प्रयोजन के संदर्भ में लिखा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच क्षण्य कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम
इसमें जो है 7 काव्य प्रयोजन उनके द्वारा यहाँ पर माने गए हैं। पहले जो 4 काव्य प्रयोजन हैं ये पुरुषार्थ से जुड़े हुए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो 5वां काव्य प्रयोजन है वो कलाओं में निपुणता है। जो 6वां काव्य प्रयोजन है वो कीर्ति है, जिसको यश के नाम से भी जाना जाता है। और जो 7वां काव्य प्रयोजन है वो प्रीति है, जिसको आनंद के नाम से जाना जाता है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पाश्चात्य स्वच्छंदतावादी आलोचकों के नाम लिखिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पाश्चात्य स्वच्छंदतावादी आलोचकों में विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर काल्ड्रिज प्रमुख हैं, जिन्होंने अपनी कृति लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में स्वच्छंदतावादी काव्य सिद्धांतों को स्थापित किया। अन्य महत्वपूर्ण जो आलोचक हैं स्वच्छंदतावादी, उनमें विलियम हैजलिट हैं, चार्ल्स लैम्ब हैं, पीवी शेली हैं, जॉन किट्स हैं और जर्मनी से सेलिंग और स्लेगल बंधु हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु किसे माना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आचार्य वामन 8वीं शताब्दी में विद्यमान थे। इन्होंने काव्य हेतु शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इनके द्वारा काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया है। इन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्यांग स्वीकार किया है और लिखा है लोको विद्या प्रकीर्ण से काव्यांगानी, यानी लोक विद्या और प्रकीर्ण जो है काव्य हेतु के रूप में इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। 29 नंबर प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जिस व्यापार या वृत्ति से शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द शक्ति वे तत्व होते हैं जिनके माध्यम से हम शब्दों में निहित अर्थ को जान पाते हैं। शब्द शक्ति शब्द के अर्थ को प्राप्त करने के साधन होते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार शब्दार्थ संबंध शक्ति, यानी शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है वही शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। और यह 3 प्रकार का होता है। पहला है अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निर्व्यक्तिकता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, किसके द्वारा निर्व्यक्तिकता सिद्धांत दिया गया है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि निर्व्यक्तिकता सिद्धांत स्वच्छंदतावादी कवियों के रोमांटिक सिद्धांत के विरोध में टी.एस. इलियट ने दिया था। निर्व्यक्तिकता सिद्धांत के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। यानी कोई कवि जब कविता लिखता है तो उसमें अपने व्यक्तित्व की स्थापना नहीं करता है, उसमें अपना छाप नहीं छोड़ता है, बल्कि कविता जो होता है वो व्यक्तित्व से पलायन होता है, यानी उसमें व्यक्तित्व किसी प्रकार का व्यक्त नहीं होता है। इसी को निर्व्यक्तिकता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस प्रकार की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।